मैं क्या गुड है इवनिंग प्रैक्टिकल सर। फाइल कर रहा था तो मैं नहीं कर पाया। हाँ नहीं कल तो कर ये लूंगा ना, सर ये उसे। चीजें हमेशा चलती रहेंगी, आज ये कर रहा था आज वो कर रहा था, तो वो हमेशा साल का साल लगा रहेगा, कभी होगा नहीं। कोशिश ये करो ये वाली सर चीजें कम हो हॉलीडे कि आप सर कल का हॉलीडे है, कल का हॉलीडे। कल की हॉलीडे है कि नहीं है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। अनाउंसमेंट आ जाएगा आपको, हॉलीडे रहे ठीक, नहीं रहेगी तो हम क्लास करेंगे। अभी ये अमर गौरव के अलावा और किसकी किसकी शीट्स कंप्लीट है? 5 नहीं तो 4 शीट्स किसकी कंप्लीट है एटलीस्ट मुझे। ऐसा डीट लड़का है, हंसना नहीं है, काम करना है, होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। यस किसके सर। 4 शीट्स कंप्लीट है? किसके 3 शीट्स प्रॉपर कंप्लीट है? चलो, अमन कुमार शुक्ला के कंप्लीट है तुम्हारे। अनमोल चौधरी भी ऑनेस्टली बता दिया, ऑनेस्टी बहुत अच्छी चीज है। गुड इवनिंग। ठीक है, श्रुति आपके कंप्लीट है? जिसके कंप्लीट है वो मुझे एक बार थम्स अप दे, 3 शीट्स किसी किसी कंप्लीट है। अच्छा, एकमप्रीत के 2 शीट्स कंप्लीट है, चलो भाई, नॉट गुड लेकिन एटलीस्ट कंप्लीट। श्रुति के 3 कंप्लीट है। बस बस इतने सारे बच्चों में बस 2-3 बच्चे ही हैं जिनकी शीट्स कंप्लीट हैं। बाकी लोग क्या सीरियस नहीं है क्या? बाकी लोग क्या क्या करने आ रहे हो तुम लोग? हाँ, कंप्लीट नहीं कर रहे हो तो जेई मेंस देना है कि नहीं देना है, टारगेट पूरा करना है कि नहीं करना है? अब जब शुरू में तुम लोग का ये हाल है तो फिर लास्ट में क्या होगा? शुरू में तो अभी बहुत ही हल्की क्लासेस चल रही हैं, हल्की पढ़ाई चल रही है, आगे धीरे धीरे आपको और मेहनत बढ़ानी है। डेविल के 2 कंप्लीट, अरे नाम तो यार, अरेंज के 2 कंप्लीट है, अमन कुमार शुक्ला के 3 कंप्लीट है, राहुल के 3 कंप्लीट हो गए। ठीक है, बहुत अच्छे, और कम से कम 7 बच्चे तो 6 बच्चे मुझे दिख गए ऐसे। आदित्य तोमर के 4 कंप्लीट है, 7 हो गए ऐसे। और जल्दी जल्दी बताओ भाई, ऐसे नहीं सिर्फ। हाँ, अक्षिता के 3 कंप्लीट हो गए, विशाल 3, सक्षम के 3। तो भाई आप लोग की क्लास 110 स्टूडेंट्स की रहती है, जिसमें से मुझे लग रहा है 12-15 बच्चे होंगे मैक्सिमम जिसकी शीट्स कंप्लीट है। चलो अच्छी बात है, वैशाली के 4 कंप्लीट है। जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चंस आ ही जाए आपको और आप सारे कंप्लीट कर ही लो। अटेम्प्ट की भी बात हो रही है कि सारे क्वेश्चंस पढ़ा किसने, कोशिश किया किसने, हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। डाउट सेशन है, डाउट ग्रुप है, उसमें आप पूछ सकते हो मुझसे, बच्चे आखिर पूछते ही हैं। तो 4 बच्चे तो मुझे बहुत अच्छे लगे, डाउट ग्रुप में अक्सर एक्टिव रहते हैं। एक बच्चा मुझसे हर वक्त पूछता रहता है, टैग करता है, पूछता है। आपस में आप लोग एक दूसरे को सवाल जवाब भी बताते हो, देखता हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे कि बच्चे पूछ रहे हैं सवाल। लेकिन ये रेशियो इतना कम क्यों? ऐसे नहीं होगा भाई काम, ऐसे बिल्कुल नहीं काम होगा। सीरियस होना पड़ेगा, पहले से सीरियसनेस ज्यादा अपने अंदर लाना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी की बात हमेशा कहा हूं मैं, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मैंने हमेशा कहा है 5 सवाल करने का होमवर्क दिया, वो नहीं तुम लोग कर पा रहे हो तो फिर कैसे होगा जेईई मेंस? इतना इतना हल्का थोड़े है जेईई मेंस। 14 लाख बच्चे बैठते हैं, उनमें से कुछ ही बच्चे मुश्किल से जा पाते हैं IIT में, कुछ ही बच्चे जा पाते हैं। अराउंड कितने 42,000 के अराउंड थे जो, नहीं मुझे डेटा एग्जैक्टली में भूल गया कितना था, तो वो बात जा पाते हैं आपके NITs में 14 लाख में से। तो 14 लाख में से उस छोटे से अमाउंट में जाना है, क्यों नहीं ज्वाइन हो भाई? तुमको डाउट ग्रुप की लिंक सभी के ग्रुप्स में आ गई है, उसके थ्रू डाउट ग्रुप में जाओ। अराउंड 16,000 कंप्लीट, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, उसमें 42,000 25,000 आ गए क्या? इतने तो नहीं है भाई, याद मुझे। कट ऑफ का तुम बता रहे हो 2.5 लाख, कट ऑफ का नहीं बात कर रहा हूँ मैं बेटा आदित्य, कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। कट ऑफ 2.5। रिक्वायरमेंट्स वही है कि आपके मार्क्स, एलिजिबिलिटी मार्क्स जितने हैं वो आए, परसेंटेज, बाकी परसेंटाइल लाना होगा आपको, 94-95 परसेंटाइल आपको मार्क्स लाने होंगे।
सर परसेंटाइल और परसेंटेज में डिफरेंस क्या है? रिक्वायरमेंट फॉर एडवांस बता देंगे, पहले जेईई मेंस का तो कवर करो, वो भी बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। हाँ, परसेंटेज ये है कि आप परसेंटेज जो निकलता है वो पूरे फुल मार्क्स का निकलता है कि 300 में से कितने मार्क्स लेकर के आए हो। परसेंटाइल निकलता है कि जो सबसे ज्यादा स्कोर किया है बच्चा, मान लो 300 में से सबसे ज्यादा स्कोर, फर्स्ट रैंक स्कोर करने वाला बच्चा लाया है मार्क्स 280। अब 280 के बेसिस पर जितना आपका परसेंटेज बन रहा है वो कहलाएगा परसेंटाइल। टॉपर बच्चे का जो बेसिस पे आपका मार्क्स बन रहा है वो आपका परसेंटाइल कहलाएगा। 10 बच्चों में से एक बच्चे ने लाया 100 में से 300 में से 290। अब 290 के बेसिस पर जिसका जो परसेंटेज बन रहा है उसको बोलते हैं परसेंटाइल। ठीक है, ओके। ऐसे नहीं काम चलेगा भाई, तुम लोग ऐसे डिसअपॉइंट नहीं करो मुझे। क्लास में तो बहुत अच्छे से रहते हो सर, तो टॉपर को 100% कंसीडर करके उसके बेसिस पर बाकियों का हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज नोन एज परसेंटाइल। सर आपने दिए थे JEE? जी बिल्कुल दिया था भाई। सर रैंक? चलो, रैंक वैंक तो मुझे खुद नहीं याद है कितनी थी, एग्जैक्ट रैंक तो मुझे खुद नहीं याद है, लेकिन वो छोड़ दो। मेरा बहुत अच्छा हो गया था, मैंने बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। मेरे बारे में बाद में बात करेंगे, आपके बारे में अभी बात करते हैं, ठीक है? मुझे पसंद नहीं है सारी बातें करना, थोड़ा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया में से एक थी। सर कौन सी? अब वो सब बात तब बताएंगे जब आप लोग क्लियर कर लोगे तब, ठीक है? सर अभी तो आपने बोले सर, सुन नहीं पाया हैं? सर अब भी बोले थे सर आपने, लेकिन वो ये अमर सिंह राजपूत खांसने लगा था तो सर आवाज सुनाई नहीं आई। नहीं, मैंने बोला सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, ये बोला, नाम नहीं बोला। चलो, अभी तो मैं ज्यादा क्लास के बाद बाकी बातें करूंगा कि क्या करना है, कैसे करना है। अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन आज हम शुरू कर रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट टुडे। माय नेम इज मोहम्मद नुमान, आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज हम शुरू कर रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन, लेक्चर नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन की हम बात। सर ये कौन सा चैप्टर का है सर रेक्टिलिनियर मोशन? रेक्टिलिनियर मोशन आपका जो स्ट्रेट लाइन मोशन है उसी का दूसरा नाम होता है रेक्टिलिनियर मोशन, या वन डायमेंशनल मोशन जो होता है उसी को हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, दूसरा नाम है। सर सेकंड चैप्टर कब से चालू हो गया? ये आज से चालू होगा। अच्छा ठीक है। लेक्चर नंबर 1, इसमें आज का हम टॉपिक्स देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। ग्रेड 11 की फिजिक्स जेईई का सिलेबस हम कवर कर रहे हैं और आज की तारीख है 24/12/2024। ऑब्जेक्टिव क्या है आज की क्लास का कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन के और डिफरेंस बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसकी डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस स्पीड, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। वेटेज की बात करें तो वेटेज तो हमेशा जरूरी रहा है। इन टॉपिक से 2024 में 17 क्वेश्चन, 23 में 13 क्वेश्चन, 22 5 क्वेश्चन, 21 में 2 क्वेश्चन, 2020 में 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। रिकॉल कॉन्सेप्ट की बात करूं तो लास्ट क्लास में हमने स्क्रू गेज पढ़ा था, और स्क्रू गेज की अगर हम बात करें तो एलसी का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। एलसी का क्या फॉर्मूला है? MCD upon N। एमसीडी था कि एमएसडी था? अपॉन एन। स्क्रू गेज में एमएसडी का दूसरा नाम क्या था? पिच। पिच की क्या डेफिनेशन है? जल्दी। नंबर ऑफ डिविजन्स पर यूनिट स्केल। नंबर ऑफ डिविजन्स पर यूनिट स्केल। मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग नहीं, ये अच्छी डेफिनेशन नहीं है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। सर नंबर ऑफ डिवीजन इन स्क्रू गेज। हाँ, सर जो एक डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, एक डिवीजन। हाँ, फिर से बोलिए नितान सिंह। सर जब हम वो पूरा उसको एक गोल घुमा के एक राउंड जब उसको घुमाएंगे तो उसमें जो मेन स्केल पे जो जितना हमारा गैप वो होएगा, कवर होएगा, उसको कहेंगे एमएसडी। सही बोला, सही फॉर्मेट सही नहीं, बोलने का वर्डिंग सही नहीं, लेकिन
सेंस बिल्कुल सही बोला कि जब हम सर्कुलर हेड को या पिच हेड को, पिच स्केल को नहीं, सर्कुलर हेड को या हेड स्केल को एक बार कंप्लीट घुमाते हैं तो जितना वो हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ता है, या हो सकता है इधर साइड ऐसे घुमा रहे हैं तो जितना हॉरिजॉन्टली पीछे जाता है, उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं भाई, पिच बोलते हैं। और स्मॉल एन क्या है यहाँ पे? सर तो इसे ऐसे कह सकते हैं, नंबर ऑफ डिविजन्स इन मेन स्केल इन कंप्लीटिंग वन सर्कुलर रोटेशन। हाँ, Yes, नंबर sir. ऑफ डिवीजन नहीं बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सर्कुलर स्केल व्हेन इट कंप्लीट्स वन सर्कुलर रोटेशन या वन रोटेशन, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। Okay. और होता यह है कि एक कंप्लीट करोगे तो एक मार्क से दूसरे मार्क तक जाता है, यानी एक मेन स्केल डिवीजन कवर करता है। लेकिन आपको वो नहीं बोलना है, आपको समझाने के लिए बोलना है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितनी कवर करता है सर्कुलर स्केल को एक बार कंप्लीट घुमाने पर जो हॉरिजॉन्टली जितना आगे बढ़ता है उसको बोलते हैं पिच। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पिच सिर्फ यहाँ पे काम नहीं आएगा, पिच और भी डिवाइसेस या और भी जगहों पे काम आएगा। तो अगर आप इसी हिसाब से सिर्फ मेन स्केल के हिसाब से बोल दोगे तो आप पिच सिर्फ यहीं यूज कर सकते हो और नहीं कहीं यूज कर सकते। इसलिए पिच की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है कि हॉरिजॉन्टली एक सर्कल कंप्लीट करने पर, एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करने पर जितना वो आगे बढ़ता है उसी को हम क्या बोल देते हैं भाई, पिच। अब आप ऐसे समझ लो, आप एक स्क्रू ले लिए हो और किसी लकड़ी के बोर्ड में क्या बोलते हैं उसको, कसने वाले क्या बोलते हैं, स्क्रू ड्राइवर लगा करके ऐसे रोटेट कर रहे हो। तो जब एक कंप्लीट बार रोटेट कर लेते हो ना अपने स्क्रू ड्राइवर को, तो पेच जो होता है, पेच को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नेल जो है, स्क्रू जो है अंदर की तरफ आगे बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? ऐसे किया है कभी नहीं? यस सर। Yes, sir. एक कंप्लीट घुमाने पर, एक बार कंप्लीट रोटेशन दे देने पर स्क्रू ड्राइवर को जितना वो अंदर चला जाता है वही उसके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वही उसका पिच कहलाता है, ठीक है। तो वहां पे भी पिच यूज हो सकता है और भी डिवाइसेस हैं जहाँ पे पिच यूज होगा। जैसे कि अब अगर हम आपको एक जगह 12th क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे हेलिकल मोशन, वहां पे भी हम आपको ये चीज समझाएंगे कि पिच क्या है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पिच। उसके बाद आपको पॉजिटिव एरर भी बताया हमने, उसके बाद आपको नेगेटिव एरर भी बताया हमने, ये सारी बातें आपको बताया। पॉजिटिव एरर का भी फॉर्मूला क्या है जल्दी से बता दो, एरर का फॉर्मूला क्या है जल्दी से बता दो मुझे। As Varun come to value minus VZ x into VC. True value. n plus x into VC. VC. VC would not be better to call it here because VC is LC. LC would be the better word. VC you can call but only for vernier scale. Okay, error का Least constant. ठीक है। एक्चुअल रीडिंग का फॉर्मूला क्या है? खुद देखिए मैंने। Observed reading minus error. हाँ, एरर या एक्सेस रीडिंग जो आप बोलते थे, एरर बोलो चाहे एक्सेस रीडिंग बोलो। और ऑब्जर्व्ड रीडिंग का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल रीडिंग प्लस एरर। एक्चुअल रीडिंग प्लस एरर नहीं, ये इसी को उठा के इधर नहीं करना है। एक्चुअल रीडिंग का फॉर्मूला दूसरा है, MSR plus हाँ, मीन स्केल रीडिंग प्लस VSR इंटू LC। VSR को कोइंसाइडिंग नंबर भी कहते हैं। आगे बात समझ में आप सभी को? Yes, sir. चलो वेरी गुड। रिकॉल टेस्ट में मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन ये है कि एक क्वांटिटी Q है जो कि A, B, C पर डिपेंड होती है कुछ इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, और A में जो परसेंटेज है एरर है, B में परसेंटेज एरर है, C में परसेंटेज एरर है, 3% दिया गया है, 4% दिया गया है, 5%। A में 3, B में 4 और C में 5%। तो आपको परसेंटेज एरर Q में बताना है। आई बात समझ में क्वेश्चन? Yes, sir. अब इस फॉर्मूले को फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में ऐड करके दिखाना है, लिखना होगा। बताओ फ्रैक्शनल एरर कैसे लिखूं मैं, फ्रैक्शनल एडिशन कैसे लिखूं? फ्रैक्शनल एडिशन जो इसकी पावर होगी वो आगे लिखेंगे। हाँ, तो बताओ सबसे पहले क्या लिखूं मैं, लिखने का तरीका बताओ। Q multiply 100 is equal to 100 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, वेरी गुड। चलो बाद में करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, पहले अभी आगे बताओ। आगे 4 into delta ये हाँ, फ्रैक्शनल एडिशन में 4 into डेल्टा। 4 कहाँ से आया? जो पावर होती है वो आपको एरर इन पावर में समझाया था कि वो मल्टीप्लाई हो जाती है, लिखनी पड़ती है। प्लस की माइनस, स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। हाँ, प्लस फिर 3 into delta B by D. डेल्टा B by B फिर प्लस की माइनस, Plus प्लस ही रहेगा, प्लस माइनस प्लस ही रहेगा। प्लस ये प्लस में हमेशा एडिशन हमेशा एरर। प्लस ही करना, आपको मैक्सिमम एरर ही हमेशा निकालना। आगे
2 2 delta c by c. डेल्टा सी बाई अब ये है आपका फ्रैक्शनल एरर, ये है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू ओवर क्यू इंटू 100%। हाँ, डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100। हाँ बेटा बोलो। 34% आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। माइक ऑफ सबके कर लो भाई। अच्छा, मेरा नाम पूछ रहे थे क्या तुम लोग? मेरा नाम तो पता ही है सभी को, अभी तो बोला मैंने। अच्छा ठीक, यस सर। सर स्पैरोमीटर का पढ़ेंगे है सर? स्पैरोमीटर वो तो नहीं है बेटा सिलेबस पे। अब अभी आपको क्या करना है, बोथ साइड, हाँ, डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 दैट इज नोन एज परसेंटेज एरर। तो आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। इधर किया है मल्टीप्लाई तो इधर भी करेंगे। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी जाएगा 100, इसको भी जाएगा 100 और इसको भी जाएगा 100। अब ये क्या कहलाएगा? डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। अब इसकी क्या कहलाएगा? इसका क्या नाम हो जाएगा? ये डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 ये क्या कहलाएगा? 3% एरर नाम, हाँ, परसेंटेज एरर। क्या परसेंटेज एरर ऑफ ए दे रखा है क्या हमको? Yes sir. यस सर। 3%. Yes, sir. 3%, तो वैल्यू डाल देंगे 4 इंटू 3%। सिमिलरली 3 को 3 लिखेंगे और डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 ये भी 4%। 4% आपको दे रखा है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये 4% हो गया, प्लस ये 2 इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 भी दे रखा है 5%. 5% है। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे। 4 3 12%, 3 12% और 5 2 10%। ठीक है, अब ये सॉल्व करने के बाद आपका कितना हो जाएगा? डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 34% परसेंटेज। ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पा रहे थे? कर लिया था। तो फिर शीट्स क्यों नहीं कंप्लीट है? 10-12 लोग की शीट्स कंप्लीट है बस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें हम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, किसी इमोशन को ऑब्जर्व करते हैं, तो जिस भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस से या जिस भी पर्सपेक्टिव से हम उस मोशन को देखते हैं, वो मोशन हमारा, वो पर्सपेक्टिव हमारा, वो नजरिया हमारा, वो दृष्टिकोण हमारा कहलाता है क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। ठीक है, इन पर्टिकुलर काइनेमेटिक्स वी असेस द पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। काइनेमेटिक्स में हम बात करते हैं पोजीशन की, डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं। तो इसमें ऑब्जर्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वर को एज अ रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर देख कौन रहा है, बात किसकी हो रही, कौन कौन ये बता रहा है मोशन हमको। आमतौर पर ऑब्जर्वर कहाँ लिया जाता है? ओरिजिन पे, कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम बात करें। while the place where the observer is placed is known as frame of reference। जहां पे ऑब्जर्वर होता है उसी प्लेस को हम क्या बोल देते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या मतलब, ये क्या बातें कर रहे हैं? एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि आगे हमारे पास एक और एग्जांपल है। अब जैसे यहाँ पे ये ट्रेन चल रही है, अब ट्रेन चल रही है, ट्रेन में एक सूटकेस रखा हुआ है। अब जब ट्रेन में सूटकेस रखा हुआ है तो इसको दो लोग देख रहे हैं, एक ट्रेन के अंदर बैठा हुआ पर्सन और एक ट्रेन के बाहर खड़ा हुआ पर्सन। ट्रेन के अंदर बैठा हुआ पर्सन बोलेगा सूटकेस तो रेस्ट में है, चल ही नहीं रहा है, क्योंकि सूटकेस से इस पर्सन की डिस्टेंस ना इंक्रीज हो रही है ना ही डिक्रीज हो रही है, जितनी है वो उतनी है। तो वो तो कहेगा भाई ये तो रेस्ट में है, ना मुझसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। अगर मोशन करता तो या तो मुझसे डिस्टेंस इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। ये पर्सन कहेगा भाई जैसे जैसे ट्रेन आगे जाती जा रही है, ये सूटकेस आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। हाँ, तो ये तो कहेगा मोशन में। तो यहाँ पे सूटकेस क्या कर रहा है? रेस्ट में है कि मोशन में है? वो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन उसको ऑब्जर्व कर रहा है, कौन उसकी बात कर रहा है, किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम ये चीज बोल रहे हैं। तो ऑब्जर्वर 1 का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कह सकते हो कि वो ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात कर रहा है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में, ट्रेन में बैठ करके बात कर रहा है, तो वो कह रहा है रेस्ट में। जबकि ऑब्जर्वर 2 कहां पर है? ग्राउंड पर है, तो ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात कर रहा है, ग्राउंड पे खड़े होकर के बात कर रहा है। वो कह रहा है भैया ये तो मोशन में, क्योंकि उस सूटकेस की डिस्टेंस मुझसे बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, तो वो तो मोशन में। इसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक और एग्जाम्पल ले लो कि अर्थ पर मान लो मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, नोमान सर बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है। अब आज तारीख है, अभी बज रहा है 9:04, थोड़ी देर के बाद 9:05 होगा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 बज जाएंगे। लेकिन मेरे और इस बॉक्स के बीच की डिस्टेंस ना इंक्रीज होने वाली, ना डिक्रीज होने वाली। लेकिन हम मान लेते हैं कि मोहित एस्ट्रोनॉट बन करके गए हैं बाहर, और बाहर से ये देख रहे हैं कि ये बॉक्स
तो मूव करते जा रहा है क्योंकि अर्थ रोटेट करते जा रही है। जैसे जैसे अर्थ रोटेट करते जा रही है, ये बॉक्स भी ऐसे रोटेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, और बॉक्स की डिस्टेंस रोहित से बढ़ती जा रही, 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 और यहाँ पे जब पहुंचेगा तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर, मैक्सिमम डिस्टेंस पर चलिए। तो रोहित तो कहेंगे कि सर मेरे रेफरेंस ऑफ रेफरेंस में, मेरे रिस्पेक्ट में ये बॉक्स आगे की तरफ जा रहा है, उसकी डिस्टेंस मुझसे पहले तो डिक्रीज हो रही थी, फिर डिक्रीज होने के बाद इंक्रीज होती जा रही है, तो ये तो बॉक्स तो मेरे हिसाब से रेस्ट में नहीं है, मोशन में। मैं बैठा हूं अर्थ पर, मैं अर्थ पे बैठ करके ये बोल रहा हूँ कि भैया ये बॉक्स अभी भी मेरे से 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, 10 बजे भी वो मुझसे 5 मीटर की डिस्टेंस पर ही है, यानी कि मेरे रिस्पेक्ट में, मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये चीज रेस्ट में है। और रोहित के रिस्पेक्ट में, स्पेस के रिस्पेक्ट में, रोहित कहां पर है? स्पेस में, तो इसको स्पेस को बोल देंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्पेस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये ऑब्जेक्ट क्या कर रही है? मूव कर रही है। यानी कि अगर बोला जाए कि अभी आप सारे बच्चे रेस्ट में हो कि मोशन में हो, तो आप कहोगे कि भाई हम तो रेस्ट में अर्थ पर बैठे हैं, ग्राउंड पर बैठे हैं, और मुझसे ग्राउंड की या मुझसे कोई और चीज जो भी है उनके बीच की डिस्टेंस ना घट रही ना बढ़ रही, तो हम सभी रेस्ट में। लेकिन ये गलत भी हो सकता है। अगर कोई एस्ट्रोनॉट आपको देखेगा तो वो आपको मूव करते हुए देखेगा, अर्थ के साथ साथ रोटेट करते हुए देखेगा, अर्थ के साथ साथ वो डिस्टेंस आपसे, उसकी डिस्टेंस बढ़ती हुई और घटती हुई भी दिखेगी। तो उसके रिस्पेक्ट में आप क्या कहोगे कि भैया ये मोशन में है, एस्ट्रोनॉट के रिस्पेक्ट में मोशन में है। सर रोहित तो कहेगा घूम रहे, हाँ बिल्कुल घूम रहा हूँ। तो ये बात हो गई। तो कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं होता है कि कोई भी चीज एब्सोल्युटली रेस्ट या एब्सोल्युटली मोशन में नहीं होता। सारी की सारी बातें जो होती हैं वो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में, किसी ना किसी के रेफरेंस में, किसी ना किसी के पर्सपेक्टिव से, किसी ना किसी के नजरिए, किसी ना किसी के दृष्टिकोण से बात होती है। जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करते हैं और हमें बताया नहीं जाता है कि किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो हम हमेशा मानते हैं कि जो भी बात हो रही है वो ओरिजिन के रेफरेंस में, ओरिजिन से खड़े होकर के देखा जा रहा है, ओरिजिन से खड़े होकर के बात की जा रही है, ओरिजिन से खड़े होकर के ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो कुछ इस तरीके से मोशन कर रही है, तो अगर बोला जाए कि ये मोशन कर रही है तो कौन देख करके बता रहा है, किस जगह से देख करके बता रहा है। तो ये बात यहाँ पे अंडरस्टूड होनी चाहिए कि कोई भी पर्सन खड़ा है और वो ओरिजिन पर खड़ा है, और ओरिजिन पर खड़े होकर के इस मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है और हमको बता रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, या ट्रेन मूव कर रही है, या जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी बॉडी है वो मूव कर रही है। जब आपको नहीं बताया जाए कि कौन है और कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात की जाए कि द ऑब्जर्वर इज कंसीडर्ड एट द ओरिजिन ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो जब भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम ला करके उसकी बात करेंगे तो हमेशा वो कहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा होगा? ओरिजिन से ऑब्जर्व किया जा रहा होगा। यहाँ तक बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? Yes, sir. यस सर। चलो आगे बात करते हैं ट्रैजेक्टरी इक्वेशन की। ट्रैजेक्टरी इक्वेशन की बात, हाँ, ट्रैजेक्टरी इक्वेशन की बात करें, ऐसा होगा कि कई दफा ऐसा होगा कि जब पार्टिकल मूव करेगा तो उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन x कोऑर्डिनेट या हॉरिजॉन्टल पोजीशन x या हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट x और उसकी वर्टिकल पोजीशन y या वर्टिकल कोऑर्डिनेट y, वर्टिकल पोजीशन y के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, एक डेफिनेट रिलेशन होगा, एक फिक्स रिलेशन होगा। तो ये जो रिलेशन x और y के बीच होगा, उस रिलेशन को हम मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं, जैसे कि y इक्वल्स टू x² लिख दिया या y इक्वल्स टू sin x। क्या मतलब? कोऑर्डिनेट ओके, क्या मतलब हुआ कि मैं कह रहा हूं कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है और मैं देख रहा हूं कि वो जो मूव कर रहा है कि उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट यानी x डिस्टेंस और y डिस्टेंस के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन है। मैंने देखा कि जब वो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक मूव किया तो हॉरिजॉन्टली उसने चला 2 मीटर और वर्टिकली उसने चला 4 मीटर। फिर जब वो यहां से यहां जाता है तो फिर हॉरिजॉन्टली उसने चला 3 मीटर और वर्टिकली उसने चला 6 मीटर। ठीक है, फिर यहां से जब वो यहां गया तो हॉरिजॉन्टली उसने चला 5 मीटर और वर्टिकली उसने चला 10 मीटर। मैं देख रहा हूं कि जितना हॉरिजॉन्टली चल रहा है जस्ट उसका डबल वर्टिकली चल रहा है, जितना हॉरिजॉन्टली चल रहा है जस्ट उसका डबल वर्टिकली चल रहा है, जितना हॉरिजॉन्टली चल रहा है जस्ट उसका डबल वर्टिकली चल रहा है। ये बात मैंने देखी। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि इसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है, यानी कि उसको मैं मैथमेटिकली लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 2x। x अगर 2 चलेगा तो 2 टू द 4 y चलेगा, x अगर 3 चलेगा तो 3 टू द 6 y चलेगा, x अगर 5 चलेगा तो 5 टू द 10 y चलेगा। तो
हमने देखा कि इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो जब कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी कुछ इस तरीके से मोशन करती है कि उसके एक्स कोऑर्डिनेट और उसके वाई कोऑर्डिनेट के बीच, उसके एक्स कोऑर्डिनेट और उसके वाई कोऑर्डिनेट के बीच कोई एक डेफिनेट रिलेशन होता है, तो ऐसे मोशन को हम बोल देते हैं ट्रैजेक्टरी, और उसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखने को हम बोल देते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। आपको बहुत सारी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी देखने को मिलेगी, मोस्टली आपको पैराबोलिक इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी देखने को मिलेगी, जिसका रिलेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग उसका रिलेशन बैठेगा। y इज इक्वल टू sin x का भी होता है, y इज इक्वल टू cos x का भी होता है, बहुत सारा होता है, लेकिन मोस्टली आपको जो काइनेमेटिक्स में यहाँ देखने को मिलेगा, आपको ज्यादातर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देखने को मिलेगा, जो आपको 1D 2D में देखने को मिलेगा। यहाँ तक बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. प्रोजेक्टाइल में होता है। हाँ, किसी को कोई डाउट हो कैन आस्क। अब बात कर लेते हैं पोजीशन की। पोजीशन क्या होती है किसी पार्टिकल की? वो उसकी लोकेशन की बात करता है कि किस इन द स्पेस एट अ सर्टेन मोमेंट ऑफ किस टाइम पर वो ऑब्जेक्ट किस लोकेशन पर है, इस बात को बताने को हम बोलते हैं पोजीशन। ठीक है, यानी कि बात किया जाए वेयर इज द पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, यानी कि इस टाइम पर वो पार्टिकल कहां पर है, इसी बात को हम बोलते हैं, इसी चीज को हम, इसी फैक्टर को हम बोलते हैं पोजीशन। मान लेते हैं कि 2 सेकंड पर t इज इक्वल टू 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड पर मैंने देखा, हमने स्टॉप वॉच ऑन किया और स्टॉप वॉच ऑन करने के 2 सेकंड बाद मैंने इस पार्टिकल को देखा जो कि यहाँ पर था। कहां पर था? ए नाम के पोजीशन पर था, ए नाम की लोकेशन पर था। अच्छा, मैंने बोला है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब बात कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं अगर नहीं बताया गया तो इसका मतलब वो ओरिजिन से देखा गया। तो ओरिजिन से देखा गया, 2 सेकंड पर स्टॉप वॉच ऑन किया, मैं नहीं देख रहा हूं, 2 सेकंड जैसे हुआ मैंने देखा कि पार्टिकल ए कहां पर है, पार्टिकल कहां पर है, एक पोजीशन ए पर है। तो ओ से ए तक की जो लंबाई होगी, जो लेंथ होगी, जो डिस्टेंस होगी, वो कहलाएगी इस पार्टिकल की t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर वो उसकी पोजीशन कहलाएगी। ठीक, फिर उसके बाद मैं नहीं देखता हूं और फिर वो पार्टिकल जो है वो पोजीशन ए से मूव करते 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 पता नहीं कहां पहुंच जाता है, और फिर मैं देखता हूं t इज इक्वल टू 8 सेकंड पर, t इज इक्वल टू 8 सेकंड पर। ठीक है, t इज इक्वल टू 8 सेकंड पर, यानी कि मैंने टाइमर ऑन किया, मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, 2 सेकंड पूरा हुआ, जैसे ही टाइमर में मैंने देखा तो उसकी लोकेशन ए थी, फिर मैं नहीं देख रहा हूँ और फिर टाइमर देख रहा हूँ, जैसे ही 8 सेकंड हुआ कंप्लीट टाइमर में मैंने देखा, तो अब वो पार्टिकल कहां पर है? इस लोकेशन बी पर है। तो अब मैं देख रहा हूं ओ से, तो ओ से बी तक की जो लेंथ होगी, जो डिस्टेंस होगी, वो कहलाएगी इस पार्टिकल की t इज इक्वल टू 8 सेकंड पर पोजीशन वेक्टर, पोजीशन आर बी कहलाएगी। यहां तक बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? थोड़ी थोड़ी सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, थोड़ी थोड़ी नहीं, बहुत अच्छे से समझ आए। अगर डाउट है तो पूछिए। तो फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैंने देखा कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर, ठीक है, टाइमर ऑन किया, मैं नहीं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जैसे टाइमर में 2 सेकंड कंप्लीट हुआ, मैंने देखा कहाँ है पार्टिकल, देखा अच्छा वो वहां पर है, पॉइंट ए पर है, तो मैंने उसको नोट कर लिया कि मेरे से पॉइंट ए की डिस्टेंस लेंथ कितनी है, और यही लेंथ कहलाएगी उस पार्टिकल की t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर पोजीशन, जिसको लिखने का तरीका है आर ए के ऊपर वेक्टर। फिर उसके बाद मैं नहीं देख रहा हूँ, अपना टाइमर देख रहा हूँ, 3 सेकंड हो गए, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, t इज इक्वल टू 8 सेकंड पर फिर मैंने अपनी नजर घुमाई और देखा, तो देखा कि वो पार्टिकल आगे बढ़ के कहीं और चला गया है, एक पॉइंट है, एक लोकेशन है बी, लोकेशन बी पर पहुंच गया। तो t इज इक्वल टू 8 सेकंड पर लोकेशन बी पर जब पार्टिकल पहुंचा, तो मुझसे यानी कि रेफरेंस ओ से, ओरिजिन ओ से उस लोकेशन बी की जो लेंथ होगी, डिस्टेंस होगी, वो कहलाएगी उस पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की, उस पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की t इज इक्वल टू 8 सेकंड पर वो उसकी पोजीशन कहलाएगी, यानी कि उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो जाएगा? आरबी। तो शुरू में उसकी पोजीशन या लोकेशन कुछ और थी, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर, और बाद में उसकी पोजीशन या लोकेशन कुछ और हो गई, t इज इक्वल टू 8 सेकंड पर। उस लोकेशन या उस पोजीशन को हमने देखा वो क्या होती है, वो लोकेशन या वो पोजीशन होती है ओरिजिन से या फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिस्टेंस उस लोकेशन की, और बाद में हमने देखा कि कहां पहुंच गई, ओरिजिन से रेफरेंस पॉइंट से उस लोकेशन की जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी पोजीशन, वो कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। यहाँ तक बात समझ आई क्या स्टूडेंट्स को, या किसी को डाउट है कुछ? सर व्हाट इज आर डिनोटेड फॉर? हाँ, आर, यस सर, आर इज R is डिनोटेड denoted फॉर for position. R is denoted for position. कि मैं यहाँ पर रूम में बैठा हूँ, रूम में ये एक्स एक्सिस है, एक रूम की जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर की एक लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने मान लिया एक्स एक्सिस, एक लेंथ को मान लिया एक्स एक्सिस और दूसरी लेंथ को मान लिया वाई एक्सिस। अब मैं देख रहा हूँ कि एक इंसेक्ट था,
जब मैंने टाइमर ऑन किया तो t इज इक्वल टू, जिस वक्त मैंने टाइमर ऑन किया t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर, तो मुझसे उस इंसेक्ट की डिस्टेंस थी 3 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद वो इंसेक्ट चलते 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 थोड़ी देर बाद पहुंच गया यहाँ पर। जब वो इंसेक्ट यहाँ पे पहुंचा, अच्छा जब वो चल रहा था मैं ध्यान नहीं दे रहा था, या मैं ध्यान दे भी रहा था, या मैं नोट नहीं कर रहा था, तो जैसे ही वो यहाँ पहुंचा तो मैंने, अच्छा इस पोजीशन को मैंने नाम दे दिया ए लोकेशन नाम दी। फिर जब 10 सेकंड गुजर गए, यानी कि t इज इक्वल टू 10 सेकंड बाद मैंने जब नोट किया कि वो कहाँ पर है, तो वो लोकेशन बी पर है, और मुझसे लोकेशन की डिस्टेंस, पोजीशन की लोकेशन की बी की डिस्टेंस जो है वो मान लेते हैं वो है 12 मीटर। तो जो 3 मीटर होगा ये इस इंसेक्ट का शुरू में पोजीशन कहलाएगा कि वो मुझसे 3 मीटर पर है, मुझसे मतलब ओरिजिन से 3 मीटर। और जब t इज इक्वल टू 10 सेकंड पर, यानी 10 सेकंड के बाद जब मैंने उस इंसेक्ट को देखा, तो अब उसकी पोजीशन या उसकी लोकेशन मुझसे कितनी डिस्टेंस पर है, 12 मीटर की डिस्टेंस पर, तो मैं बोलूंगा कि अब उसकी पोजीशन कितनी हो गई, 12 हो गई। यही चीज कहलाती है क्या, पोजीशन कहलाती है, कि अलग टाइम पे उसकी रेफरेंस से ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है, और अलग टाइम पे, किसी और अलग टाइम पे उसकी पोजीशन से रेफरेंस से कितनी डिस्टेंस पर है, यानी किसी टाइम पे वो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, वही क्या कहलाता है, पोजीशन कहलाता है। यही बात समझ क्या? यस सर। नहीं समझ आई तो बोलो। यस सर, समझ गए। चलो, ये कहलाता है भाई पोजीशन। बात सही है। अब मैं कह रहा हूं कि उसने शुरू कहां से किया था अपनी जर्नी, उसने जर्नी अपनी शुरू किया था ए से, और खत्म कहां कर रहा है बी पर। तो ए से बी तक को जाने वाली ये लाइन, जाने वाला ये वेक्टर जो होगा वो कहलाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट। अब वो चाहे कैसे भी गया हो, है वो पार्टी, वो गया था ऐसे, वो ऐसे 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 घूमते 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 ऐसे गया था, मुझे उससे मतलब नहीं है। वो किसी भी तरीके से जाए, तो सर्कल बना के जाए, रेक्टेंगल बना के जाए, ट्रायंगल बना के जाए, ऊपर की तरफ कर्व बना के जाए, नीचे की, मुझे मतलब ही नहीं है। मुझे मतलब है कि जब मैंने देखा तब उसकी पोजीशन क्या है, और जब मैंने दोबारा 10 सेकंड बाद देखा तब उसकी पोजीशन क्या है, और उन दोनों पोजीशंस को मैंने डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया। ये कहलाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट लेंथ। तो जब मैंने डायरेक्टली ये जो ज्वाइन किया है शुरू की पोजीशन से लेके लास्ट पोजीशन तक, ये जो डायरेक्टली ज्वाइन करने वाली लाइन है, डायरेक्टली ज्वाइन करने वाला वेक्टर है, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कहलाएगा, इस इंसेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा आर से। अब ये पूछो, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। नो सर। चलो, बहुत अच्छी। नो सर। अब इसको ध्यान दो कि जब शुरू में मैंने वेक्टर बनाया, लाइन ज्वाइन की, तो वो कुछ ऐसे था, ओ से ए तक का उसका पोजीशन वेक्टर था। लास्ट में जब मैंने पोजीशन वेक्टर बनाया तो बी पर था, तो वो कुछ ऐसे पोजीशन वेक्टर था, ओ बी ऐसे उसका पोजीशन वेक्टर था। और जो मैंने डिस्प्लेसमेंट का बनाया, स्टार्ट यहाँ से किया, एंड यहाँ पे किया, तो स्टार्ट से एंड तक मैंने एक लाइन ज्वाइन करके उसको डायरेक्शन दी, यानी उसका वेक्टर बनाया, कुछ ऐसे बनाया। इसी सेम चीज को मैं थोड़ा ध्यान से देखोगे, फिर से बना रहा हूँ। ये ओ ए है, ये एग्जैक्टली ओ ए मैंने ऐसे बना दिया, ये ओ ए, ठीक है। फिर ये ए बी है, और ए बी मैंने एग्जैक्टली ऐसे यहां से यहां तक ऐसे ए बी बना दिया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। और उसके बाद ये वाला ओ बी है, तो मैंने फिर से ओ बी बना दिया, जैसे वहां बना था एग्जैक्टली वैसे बना दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर है, दो वेक्टर्स का एडिशन का लग रहा है। आपने यहाँ पे हेड टेल ज्वाइन करने का जो मेथड पढ़ा है, कि एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन करके अटैच करेंगे, अरेंज करेंगे। एक वेक्टर ऐसे था ओ ए, उसके हेड पर, एरो के हेड पर दूसरा वेक्टर ए बी, दूसरे वेक्टर ए बी का टेल जो पीछे वाला पार्ट है वो हमने पहले वेक्टर ओ ए के हेड वाले पार्ट पर ज्वाइन कर दिया। तो ये ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर का एडिशन हो गया। अब इन दोनों एडिशन का रिजल्ट क्या होता है, ओ से स्टार्ट होकर के बी तक, ओ से स्टार्ट हुआ था, फाइनल पॉइंट क्या बचा था हमारे पास, बी। तो ओ से बी तक मैंने एक लाइन ज्वाइन कर दी, ये इसका रिजल्टेंट या रिजल्ट वेक्टर कहलाएगा। ये बात समझ आई क्या? ये आप लोगों ने तो वेक्टर को जब जान रहे होंगे। यस सर। यस सर। हाँ। यस। तो ये आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पे, तो हमने क्या किया है, दो वेक्टर्स को ज्वाइन किया है, ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर। ओ ए वेक्टर के हेड पर ए बी वेक्टर का टेल लगा दिया, तो ये कहलाएगा ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर का एडिशन। तो एक्चुअल में हमने क्या किया है, एक्चुअल में हमने ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर किया, और इन दोनों का रिजल्ट क्या निकला, जो स्टार्ट पॉइंट था ओ और जो एंड पॉइंट था बी, ओ को बी से मिला दिया, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया ए बी। करेक्ट लिखा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन करेक्ट लगाया मैंने कि कुछ गलत कर दिया? हाँ, वेरी गुड भाई। बाकी आप लोग को किसी कुछ डाउट हो पूछिए। हाँ बोलिए बेटा। सर करेक्ट है। करेक्ट।
और लिखने का तरीका मैथमेटिकली मैंने ऐसे लिख दिया, करेक्ट। ओ एक वेक्टर को ए बी वेक्टर में जोड़ा तो इक्वल उसका रिजल्टेंट वेक्टर ए बी आ गया, सॉरी ओ बी आएगा ना, नाम गलत लिख दिया मैंने, सॉरी नाम गलत। हाँ सर वो भी आर हाँ भी नाम क्या गलत लिख दिया, नाम गलत लिख दिया, ओ बी आएगा, नाम गलत, करेक्ट। ब्लू वाला हाँ अभी किसी को कुछ डाउट? नो सर। सर अब नो ओए सर। वेक्टर जो है वो नथिंग, ओए वेक्टर को दिखाने का जो तरीका होगा वो मैं ऐसे लिखूंगा, ओए वेक्टर को जो दिखाने का तरीका होगा वो मैं ऐसे लिखूंगा, आर ए, ये पोजीशन वेक्टर आर ए हो गया। ओए क्या है? एक पोजीशन वेक्टर। ओबी भी क्या है? एक पोजीशन वेक्टर है, दिखाने का तरीका, शो करने का तरीका आर बी। और जो ए बी है वो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो डेल्टा आर ए बी ये लिखने का, शो करने का तरीका है। जो शो करने का तरीका है मैं वापस से यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ, कैसे लिखा है, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी। ओ ए को शो करने का, ओ ए पोजिशन वेक्टर है, शो करने का तरीका आर ए, प्लस ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, शो करने का तरीका डेल्टा आर ए बी, और ओ बी पोजिशन वेक्टर है, शो करने का तरीका आर बी। तो जो डेल्टा आर बी बनेगा हमारा, डेल्टा आर बी, जो डेल्टा आर ए बी बनेगा, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा वो आर बी माइनस आर ए बनेगा, क्योंकि मैंने आर ए को इक्वल के उधर भेजा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो बन जाएगा आर बी माइनस आर ए। इधर कुछ नहीं बचा, सिर्फ डेल्टा आर ए बी बचा, तो डेल्टा आर ए बी लिख दिया। ये क्या बना लिया हमने? ये हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए एक रिलेशन बना लिया, डिस्प्लेसमेंट के लिए एक रिलेशन बना लिया। डिस्प्लेसमेंट क्या है? अभी मैंने बताया कि शुरू वाले पॉइंट और इनिशियल वाले पॉइंट और फाइनल वाले पॉइंट, आखिर वाले पॉइंट को डायरेक्टली ज्वाइन करने वाली या शॉर्टेस्ट लाइन जो ज्वाइन करने वाली होती है, शॉर्टेस्ट वेक्टर जो ज्वाइन करने वाला होता है वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। वेक्टर फॉर्म में हमने देख लिया डेल्टा आर ए बी क्या होगा, आर बी माइनस आर ए, यानी आर बी उसकी फाइनल पोजीशन, फिर माइनस लिखना है आर ए उसका इनिशियल पोजीशन। यानी डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो उस ऑब्जेक्ट का, उस पार्टिकल का, उस बॉडी का फाइनल पोजीशन माइनस उस ऑब्जेक्ट का, उस पार्टिकल का, उस बॉडी का इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यानी फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर करेंगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। ये बात सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई क्या? आ गई सर। आगे सर। सर आ गई। आगे सर। हाँ ठीक आगे ठीक। सर। यही सारी बात उन्होंने यहाँ चल। अब मैं अगर आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूं कि अगर मैं इसको बात करूं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, बात करूं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट में बात करूं, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो क्या कॉन्सेप्ट है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में अगर मैं आपकी बात करूं तो एक पार्टिकल था जो कि पोजीशन ए पर था, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे 2,3, ये 2,3 नहीं लेते, 4,5 लेते हैं। ये पार्टिकल जो है मूव करके चला आ रहा है यहाँ पोजीशन बी पर, लोकेशन बी पर, और लोकेशन बी के जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं मैंने, ये दे रखा है मैंने 6,2। तो मोशन तो हो रहा है ए से बी तक, जब ए पर था तो इसकी पोजीशन वेक्टर ये बन जाएगा ऐसे, और सारा पोजीशन कहां से चेक करते हैं, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं, ओ से देखते हैं। तो ये पोजीशन वेक्टर क्या कहलाएगा? लिखने का तरीका आर ए। और अच्छा इसको घुमा के लाते हैं ताकि आपको और कॉन्सेप्ट समझ में, ये ऐसे आ रहा है, ऐसे कर दिया, और जब फाइनली वो बी पे पहुंचा तब क्या उसकी पोजीशन होगी? तब वो पोजीशन क्या होगी? पोजीशन वेक्टर होगा ओ को बी पॉइंट से किया, तो ये आपने उसका पोजीशन वेक्टर आ गया। सही लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ? सही लिख रहे हैं सर। गड़बड़? यस सर। नो सर। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट क्या बोला भैया? डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट लाइन, शुरू वाली पोजीशन से लेकर के लास्ट वाली पोजीशन को मिलाने वाली जो डायरेक्ट लाइन होगी ये कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको लिखने का तरीका होगा डेल्टा आर ए बी। ठीक है, अब आपको पता है कि जो डेल्टा आर ए बी वेक्टर होता है वो फाइनल पोजीशन आर बी माइनस इनिशियल पोजीशन आर ए के इक्वल होता है। फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन हमेशा करना है जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या है? जो फाइनल पोजीशन आर बी है इसके दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए 6,2, तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखेंगे कैसे? लिखेंगे 6i कैप प्लस 2j कैप ब्रैकेट क्लोज। बात समझ आई क्या?
यस सर। आप लोगों ने वेक्टर जानते हैं, आपकी वेक्टर में माइनस आर ए के जो कंपोनेंट्स कोऑर्डिनेट्स देखे हैं 4,5, तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे लिखेंगे आप? 4i कैप प्लस 5j कैप। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा, सॉल्व होगा, सॉल्व करके बताओ कितना आई कैप और कितना जे कैप? 2i कैप माइनस 3 तो ये आपने निकाल लिया, हाँ माइनस 3j कैप आपने निकाल लिया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे क्या बता रहा है कि वो हॉरिजॉन्टली 2 चला है और वर्टिकली -3 चला है। 2i का मतलब 2i कैप का मतलब वो हॉरिजॉन्टली कितना चला है, -3j कैप का मतलब वो वर्टिकली कितना चला है, वर्टिकली। हाँ। और अब इसका डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, एग्जैक्ट भी बता सकते हो। ये आप बता रहे हो, सही बता रहे हो, लेकिन 2 हिस्सों में बता रहे हो कि हॉरिजॉन्टल कितना चला है, वर्टिकल कितना। डायरेक्ट जो ये लेंथ है वो भी आप बता सकते हो। उसको बताने का तरीका क्या है कि हम उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, मॉड निकाल देते हैं। क्या तरीका है मैग्नीट्यूड निकालने का, मॉड निकालने का? 2 स्क्वायर हाँ -3 स्क्वायर। हाँ ठीक, अब सही है। तो जो मॉड्यूलस हो जाएगा डेल्टा आर, वो सॉल्व करके कितना होगा, 4 स्क्वायर प्लस √13, जो भी यूनिट होगी वो आ जाएगा। एग्जैक्ट डायरेक्ट आपने बताया। अब उसके बाद ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड यानी नंबर्स भी होते हैं, प्लस उसके अंदर डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन क्या है हमको ये भी देखना है, ठीक है। और साथ ही साथ हमने देखा है कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज इक्वल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी ये भी मैंने बताया कि कैसे भी चल करके आ रहा है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सांप की तरह चल के आ रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें क्या मतलब है डिस्प्लेसमेंट के लिए, कहां से शुरू किया कहां खत्म किया, दोनों लाइन को डायरेक्टली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट लेंथ बोल सकते हैं इनिशियल फॉरवर्ड पोजीशन के लिए, ठीक है। और ये जो हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो दोनों हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। आपने देखा कि हॉरिजॉन्टली कितना चल रहा है, 2i कैप, जो कि हॉरिजॉन्टली पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। और वर्टिकली क्या चल रहा है, -3 क्या नेगेटिव? ये नेगेटिव है। तो आपने देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसके 2 हिस्सों में हमने बांट रखा है कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कितना। हॉरिजॉन्टली वाला तो पार्ट पॉजिटिव है, लेकिन वर्टिकल वाला पार्ट नेगेटिव है। इससे पता चला कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हो सकता है पूरा पार्ट पॉजिटिव हो सकता है एक पार्ट पॉजिटिव एक पार्ट नेगेटिव, हो सकता है दोनों नेगेटिव हो। ये वाली चीज हो सकती है, डिपेंड करता है कि किस हिसाब में, किस रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। अब उसके बाद जो है हम आपसे ये भी पूछेंगे कि ये आपने मैग्नीट्यूड निकाल दिया। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन निकालने के लिए तरीका होता है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, उस चीज का, उस वेक्टर का y वाला कंपोनेंट अपॉन उस वेक्टर का x वाला कंपोनेंट। क्योंकि आपने पीछे ट्रायंगल बनाया है ना, इस ट्रायंगल में आप y कंपोनेंट और x कंपोनेंट का रेशियो लेते हो। अच्छा, y कंपोनेंट कितना है भैया, इसका y कंपोनेंट कितना है, आपने देखा कितना है y कंपोनेंट, -3 है बेटा। और x कंपोनेंट कितना है 2, -3/2। तो tan थीटा उसकी डायरेक्शन -3/2 जो आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आ रही है, अच्छी वैल्यू तो नहीं आ रही जो आपने याद कर रखी हो, जैसे कि 1/√3 नहीं आ रही है, या √3 नहीं आ रहा है, या 1 नहीं आ रहा है, या 0 नहीं आ रहा है, या 1 नहीं आ रहा और इंफिनिटी नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ रही है जो कि विलाई करती है और आप निकाल सकते हो, ठीक है। आप कैलकुलेट तो नहीं कर सकते हो, आप मतलब याद किए बिना अपनी मेमोरी बेस पे तो नहीं बता सकते हो, आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा कि इसका कितना एंगल है, tan थीटा इज इक्वल्स टू -3/2। लेकिन ये किस कोऑर्डिनेट में है ये आपको बताना है कि ये एंगल किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, किस उसमें आ रहा है, क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। क्योंकि जो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव जो एंगल आता है tan का, वो किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड और फोर्थ में। सेकंड वाला है कि फोर्थ वाला है, थर्ड वाले में तो पॉजिटिव रहता है। tan की वैल्यू थर्ड में पॉजिटिव, सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ में कौन सा है ये कैसे पता चलेगा। अब देखो यहां पर जो हमारा वेक्टर था वो 2i कैप, जिसका x वाला पार्ट पॉजिटिव था और y वाला पार्ट नेगेटिव है। तो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट,
फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि tan थीटा की ये जो वैल्यू आएगी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी, यानी इसका एंगल 270 से ज्यादा होगा। बात समझ में आई क्या? यस सर Sir, can you please explain del R AB vector and del R vector how it is come? एक मिनट, हाँ, व्हाट वर यू सेइंग अगेन? डेल आर वेक्टर, Sir, del R vector and del RAB vector की जो वैल्यू है सर कैसे आई? del r बता is सकते हैं? this is the same thing, I haven't written del r ab, so this del r ab, ठीक है सर। now del r vector, what are you saying again? what was your question again? सर इसमें जैसे कि रूट लगी सर, वो मतलब कुछ फॉर्मूला है क्या सर इसका? नहीं नहीं नहीं, वेक्टर, ये जो वेक्टर है डेल आर ए बी के ऊपर वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप, ये उसके वेक्टर, ये जो वेक्टर है ये उसके वैल्यू को बता रहा है, साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन को भी बता रहा है। अब वैल्यू और डायरेक्शन कैसे बता रहा है? ये 2i कैप क्या बताता है कि उसकी वैल्यू एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और किस डायरेक्शन में हुआ है। प्लस है तो मतलब प्लस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हुआ है। और ये माइनस 3j कैप ये बता रहा है कि वर्टिकली कितना वैल्यू है, कितना मैग्नीट्यूड है और किस डायरेक्शन में। माइनस है, एक तो ये y एक्सिस की डायरेक्शन में है, और कितना है 3, -3 है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ गया है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ गया, यानी वर्टिकली अपवर्ड हुआ है कि वर्टिकली डाउनवर्ड हुआ है, ये बता रहा है। यहां तक बात समझ आई? क्या बोला मैंने कि जो वेक्टर है इसके दो, ये उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है कि कितना चल रहा है, साथ ही साथ डायरेक्शन बता रहा है कि किस डायरेक्शन में चल रहा है, और साथ तीसरी चीज में जो बता रहा है ना वो दो हिस्सों में बता रहा है कि हॉरिजॉन्टली कितना चल रहा है और किस डायरेक्शन में चल रहा है, वर्टिकली कितना चल रहा है और किस डायरेक्शन में चल रहा है। हॉरिजॉन्टली 2i कैप, ये 2i कैप बता रहा है कि हॉरिजॉन्टली 2 चल रहा है, और क्योंकि ये प्लस है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ यानी कि राइट साइड 2 चल रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ यानी कि राइट साइड 2 चल रहा है। और -3j कैप ये बता रहा है, जे कैप बता रहा है कि वर्टिकली चल रहा है, कितना 3 चल रहा है, वर्टिकली कितना चल रहा है 3 चल रहा है। और माइनस ये बता रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है कि प्लस वाई एक्सिस है, कि प्लस है कि ऊपर की तरफ जा रहा है, कि माइनस है कि माइनस वाई एक्सिस है कि नीचे की तरफ जा रहा है। तो हमें समझ में आया कि ये माइनस लिखा है यानी कि नीचे की तरफ, वर्टिकली नीचे की तरफ जा रहा है, और कितना जा रहा है 3 जा रहा है, और हॉरिजॉन्टली राइट साइड पॉजिटिव है, हॉरिजॉन्टल वाला ये क्या है पॉजिटिव है, तो राइट साइड जा रहा है, और कितना जा रहा है 2 जा रहा है। तो ये वेक्टर आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब ये तो 2 हिस्सों में इसने बता दिया, आप एग्जैक्ट भी बता सकते हो कि कैसे एग्जैक्ट कितना चला है, यानी ये वाली लेंथ। एक्चुअल में यहाँ पे जो हमने लेंथ बनाई है, इसमें अगर मैं और ज्यादा बनाऊंगा ना तो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा डायग्राम। ये जो मोशन हुआ है इसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं। इसी मोशन को मैं दोबारा यहाँ पे बना रहा हूँ, बेटा देखो ध्यान से, ठीक है, ऐसे बनाया मैंने। अब ये जो मोशन हुआ है, एक मिनट, अब ये जो मोशन हुआ है ना, ये आर, ये क्या था, डेल्टा आर ए बी था ये, ठीक है, ये मोशन हुआ है। अब ये जो मोशन हुआ है 2 पार्ट में, इसके 2 हिस्से, कौन कौन से हिस्से कि ये हॉरिजॉन्टल भी, इसका हॉरिजॉन्टली भी आगे बढ़ा है और वर्टिकली भी कुछ नीचे की तरफ गया है, हॉरिजॉन्टली भी आगे बढ़ा है और वर्टिकली भी कुछ नीचे की तरफ गया है। यहाँ पे ये जो वेक्टर बता रहा है वो उसी चीज को बता रहा है कि ये हॉरिजॉन्टली कितना गया है, वर्टिकली कितना गया। बात समझ में आई? ध्रुव ध्रुव पूछ रहे थे ना? यस सर। ये बताने का तरीका वेक्टर होता है। एक मिनट कंप्लीट करने दो मुझे। अब उसके बाद मैं कह रहा हूं कि मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूं कि एग्जैक्टली ना मुझे हॉरिजॉन्टली बताओ कितना गया है, किस डायरेक्शन में गया है, राइट साइड गया है कि लेफ्ट साइड गया है, ना मुझे वर्टिकली बताओ कितना गया है, नीचे की साइड वर्टिकली नीचे गया है कि वर्टिकली ऊपर गया है, ये भी नहीं बताओ। मुझे एग्जैक्टली बताओ कि ये यहां से यहां तक जो ब्लू वाला वेक्टर है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है। तो इसी ये जो वेक्टर लिखा है आपने, इसी की मदद से निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, अंडर रूट पहला वाला पार्ट जो है एक्स वाला पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस दूसरा वाला पार्ट जो है वाई वाला पार्ट जो है उसका स्क्वायर, बस यही तरीका है। एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर ऐड करके अंडर रूट में कर दोगे सॉल्व, तो ये आपका आ जाएगा √13। ये आपने एग्जैक्ट वैल्यू बता दी कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 13 है। बात समझ आई ध्रुव? यस सर। समझ लो ये वेक्टर का तुमको 60% पार्ट मैंने ऐसे ऐसे ही समझा दी। हाँ बोलो। यस वरुण आस्क। Sir, for direction we need to find tan theta or only theta. For direction we need tan theta. Direction we need tan theta, and sometimes it will ask you in the form of tan theta, and sometimes it will ask you in the form of theta. So both represents direction.
Okay, They sir. are How can the question come by using direction, sir? what? Sir, how can the question come by using direction? How can the question come? Yes, डायरेक्शन sir. के लिए क्वेश्चन, Yes, हाँ sir. डायरेक्शन के लिए क्वेश्चन आ सकता है. एंड फॉर दिस यू हैव टू गो थ्रू द वेक्टर चैप्टर. दिस पार्ट इज नथिंग बट अ ट्रायंगल. 2i cap means what? Plus 2i cap means like this. This is plus 2i cap. 2 is the magnitude. I plus I cap means in the right side direction. Minus 3j cap is what? J cap means in vertical motion. Vertical motion कितना? 3 unit कितना? Upward direction, downward direction, downward direction. So from here to here, downward direction. And this is the resultant vector, that is delta RAB. And now this is the angle it is making with the horizontal. This will be known as, this angle theta is making with the horizontal. This resultant vector, this is the resultant vector, this is the horizontal. So this resultant vector is making an angle theta with the horizontal, and this can be calculated as tan theta. Tan theta is what? Perpendicular 3 upon that. Actually it is minus 3 in the, so I have to write minus 3. Minus 3 means in this diagram I can't write minus because this diagram representing downward direction already, so I don't have to write it negative. But from the expression it is negative, so I have to write negative. Minus 3 upon base, minus 3 upon base. So this vector is representing कि it is making an angle theta with the horizontal, and this angle will represent you what is the exact direction. This is this direction, and from tan theta is equals to minus 3/2 you can calculate angle, and this angle is telling you, suppose it comes like 70 degree. Let's suppose 70 degree. So it is actually showing from horizontal you go 70 degree in this direction, in the fourth quadrant direction, and now you will get the direction of this resultant vector. So that's how you calculate the direction. And a 0.02, that's the decimal part. Okay, fine. I'm not going for the decimal part. ठीक है विशाल, minus 0.0261 सही है, मुझे वो नहीं चाहिए. Sir, this direction is with the direction of displacement or direction of displacement vector. Okay, sir. That's how we vector. तो ये वेक्टर का मैंने काफी पार्ट आप लोग को बता दिया. ठीक है, अब this is how we find that position and displacement. Okay, now see, let's see the practice question. This has come in the 2020. This is very basic, very easy question. You all guys can do this. कि particle P से start होकर के ऐसे circumference पर along the circumference चलता है, चलते S पर आकर के रुक जाता है. तो अब आपको बताना है उसका displacement delta R बताना है कितना है. डेल्टा आर का बताना है वैल्यू, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है. तो इनिशियली स्टार्ट किया पी से और फाइनल जो एंड किया एस पर. तो बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैं कैसे बनाऊं? सर पी से एस सीधा. हाँ, और ये एरो ऐसे बनाना कि पी से स्टार्ट हुआ और एस पे एंड हुआ, ऐसे. तो ये आपने डेल्टा आर पी एस बना लिया. क्या ये लेंथ मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ? कोई मुझे बता सकता है? अगर रेडियस 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा सर? 2√2 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 2 रेडियस हो गई, ये भी 2 रेडियस हो गई. तो राइट एंगल थ्योरम पाइथागोरस का लगा करके 2√2 हो जाएगा. 2√2 को अगर हम और अच्छे से सॉल्व करें, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होता है. ये आप आसानी से कर सकते हो. आपने अप्रैल 4 2024 शिफ्ट 2 का एक जेईई मेंस का सवाल लगा दिया. इतने आसान भी सवाल आते हैं. आई बात समझ में? अब डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, तो एक्चुअली में जिस रास्ते पे वो चल करके गया है उसी को हम क्या बोल देते हैं? डिस्टेंस. ठीक है, वो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होती है. ठीक है, वो पाथ पे डिपेंड करती है. वो इस बात पे नहीं डिपेंड करती कहां से शुरू किया कहां से नहीं शुरू किया, नहीं. इस बात पे डिपेंड करती कौन. अब ए स्कूल से आप जा रहे हो घर, तो ऐसे डायरेक्ट स्कूल से घर आपका स्ट्रेट पाथ रास्ता चलेगा. फिर दोबारा आपको ये नहीं है मैं थोड़ा टहल घूम के जाता हूँ, तो आप कैफे से होते हुए, गेम सेंटर से होते हुए, चाय वाय पीते हुए और इस तरीके से जा रहे हो. तीसरा रास्ता है कि अपने दोस्त मुकेश, फिर रमेश, फिर सुरेश, फिर किसके साथ मिलते मिलते ऐसे थर्ड रास्ते के साथ गुजर. आई बात समझ में? तो अलग अलग रास्ते का अपना करके आप जा रहे हो. तो अब जो पहला रास्ता आपने अपनाया, इस रास्ते की जो लंबाई होगी वो कहलाएगा डिस्टेंस. दूसरा रास्ता हुआ वो थोड़ा ज्यादा हुआ लंबा, उसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी तो होगा. अब मुकेश, सुरेश, रमेश के साथ मिलते हुए जा रहे हो, तीसरा रास्ता और ज्यादा लंबा हुआ तो उसकी डिस्टेंस और ज्यादा होगी. तो जितना लंबा रास्ता लोगे, जितना लेंदी रास्ता लोगे, उतना ही ज्यादा डिस्टेंस होगी. और ये डिपेंड किस बात पे कर रहा है? डिपेंड इस बात पे कर रहा है कि कौन सा रास्ता आपने चूज किया. पाथ पे डिपेंड कर रहा है, और उसी पाथ की एक्चुअल लंबाई को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस. ये स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं. जैसे हमने पीछे क्या बताया
पीछे आपको बताया कि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। वेक्टर फॉर्म में इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका भी बता दिया, डायरेक्शन निकालने का तरीका भी बता दिया, डायरेक्शन एक्चुअल में होता क्या है, कितना एंगल है वो बता दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर भी बात करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा रोहित खड़े हो 5 किलोमीटर चलो, रोहित का मन करेगा इधर जाएंगे उधर जाएंगे, जहां भी रोहित का मन करेगा रोहित 5 किलोमीटर चल देंगे। लेकिन अब मैंने अर्पित को बोला या मैंने सुहानी को बोला कि सुहानी बेटा उठो 5 किलोमीटर चलो लेकिन नॉर्थ में चलो, तो सुहानी साउथ में नहीं जा सकती, सुहानी ईस्ट डायरेक्शन नहीं जा सकती, वेस्ट डायरेक्शन नहीं जा सकती, सुहानी को नॉर्थ ही जाना पड़ेगा क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन मिले हैं इसी डायरेक्शन में जाना। तो जब किसी इस लेंथ के साथ इसी लंबाई के साथ एक डायरेक्शन एसोसिएट कर दिया जाता है, डायरेक्शन ऐड कर दिया जाता है, तो इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जिसमें डायरेक्शन ऐड। जिसमें डायरेक्शन नहीं है, जैसे मैंने बोला रोहित को उठो चलो 5 किलोमीटर, तो घूमे सर्कल में घूमे, वो ट्राइंगल में घूमे, वो रेक्टेंगल में घूमे, तो जिस तरीके से भी वो चलना चाहे चले, वो कहलाया जाएगा उसका डिस्टेंस, उसका मन जितना चलना है, 5 किलोमीटर चलना है, जैसे चलना है जैसे चलना है, तो ये कहलाएगा डिस्टेंस जिसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है। डिपेंड्स ऑन द पाथ, किस रास्ते पे अपना है उसी पे बताया, जैसे यहाँ बताया ये रास्ता ले लो ये ले लो, इसी बात पर पाथ पे डिपेंड करता है, रास्ते पर। हमेशा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। डिस्टेंस कभी भी घट नहीं सकती, आपने चल दिया तो चल दिया, अब वो कम नहीं हो सकती। ऐसा नहीं पीछे हो जाओगे तो वो आपने जो चला था एक्स्ट्रा 5 स्टेप वो अपने आप कम हो जाएगा, नहीं भाई तुम चल चुके हो 5 स्टेप, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कम नहीं होता। जब कम नहीं होता है तो नेगेटिव भी नहीं जा सकता, और कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और जीरो भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और ऐसे ऐसे घूमते 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 आ गए और वापस ए पोजीशन पर आ गए, ऐसे गए बी तक और वापस आ कह रहे हो मैंने तो कुछ चला ही नहीं। अब वो जो पर्सन ऐसे कहेगा वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। ऐसे तो उसको मैं दिन भर में 100 बार काम के लिए दौड़ा दूंगा, मैं कहूँगा तुमने तो मेरा काम ही नहीं किया। कोई बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Sir, like distance, displacement, magnitude of displacement would be also be positive, no, sir? Magnitude of displacement is distance. It's not always the case. It's always positive, no, sir? It's always what? Positive, no, sir? Distance is always positive. Distance can never be negative. It can't go negative. Okay, That because magnitude negative means magnitude of displacement, I'm asking, sir. It always magnitude. If you are talking about one thing, this magnitude. Magnitude simply refers to numbers, and direction. Direction refers to any particular direction, or mathematically direction refers to symbol, positive symbol or negative symbol. So I am asking that resultant magnitude, sir. Resultant vector's magnitude. Resultant vector magnitude will be positive. Magnitude Always can positive. never be negative. Okay, sir. Magnitude means number, exact number. So that exact number in physics means number only. You can't associate any positive or negative to that. Even though we are calling it positive, so that's fine. But it doesn't. Magnitude doesn't have any symbol, positive or negative. The positive or negative in physics means you are implying any direction to it. Okay. For now understanding, now you can call it key. Magnitude doesn't have any direction. Okay, that's fine. But that's not a better concept to understand. So you will say that magnitude doesn't have any symbol. It doesn't have positive. It doesn't have negative. Magnitude has nothing. The vector has, if any vector has positive or any vector has negative, so then that positive or negative is associating with some direction. Positive direction means upward. That negative direction means downward. Positive direction means rightward. Negative means leftward. So this direction mathematically is known as symbol, positive or negative symbol. Magnitude doesn't have any symbol. Even though if you want to say it, sir, it is positive, okay, that's fine, but that's not better way to say it. Dimensions क्या होगी? MLT0. पीछे भी आपको dimensions देख रखा है आपने. MLT0. MLT0. डायरेक्शन आपको मैंने बता रखा है भाई. MLT0 यहाँ पे भी डायमेंशन लेंथ की M नहीं है, T नहीं है, L लेंथ. अच्छा, यूनिट क्या होगी भाई इसकी? CGS में सेंटीमीटर, यहाँ सिस्टम SI सिस्टम में मीटर. यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम, CGS में सेंटीमीटर, SI सिस्टम में मीटर हो जाएगा. अब अगर हम बात कर लें कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, तो आपको ज्यादातर चीजें तो ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी हम कुछ बातों को कर ही लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंस है. अगर मैं आपसे बोलूं डिस्टेंस क्या है और अगर मैं आपसे बोलूं डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप लोगों ने फटाफट बहुत सारी चीजें बताई. डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ पाथ. और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है?
Shortest distance. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं बोलना है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। उसके बाद आप लोगों को और क्या बोला कि भैया डिस्टेंस कांट बी जीरो और नेगेटिव, जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये सारी चीजें ये हो सकता है। अच्छा, डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होता है, इट डजंट डिक्रीज विथ टाइम, इट डजंट डिक्रीज विथ टाइम, डिक्रीज विथ टाइम, ये टाइम के हिसाब से डिक्रीज। ऐसा बोला ना कि आप चल के थोड़ा 5 स्टेप पीछे आ गए तो आप कह दोगे कि भैया मैंने 5 स्टेप डिस्टेंस कम चल रही है। नहीं, वो आप नहीं बोल सकते। आप बोल रहे हो तो आप बेवकूफ हो। 5 डिस्टेंस मेहनत आप कर चुके हो, अब वो मेहनत अपनी लाइफ से वो घटा नहीं सकते। आप चल चुके हो तो चल चुके हो, डिक्रीज नहीं हो सकता। ठीक है, इट डजंट डिक्रीज विद टाइम। हाँ, ये डिक्रीज हो सकता है टाइम पर, इट डिक्रीजेस विद टाइम, क्योंकि ये क्या डिपेंड करता है कि इनिशियली कहाँ थे, फाइनली कहाँ थे। यहाँ पे आप इनिशियली यहां से यहां गए, पहले लिख लेते हैं इसको। इट डिक्रीजेस विद टाइम, इट कैन डिक्रीज विद टाइम, ये डिक्रीज कर सकता है टाइम के साथ। इट कैन डिक्रीज विद टाइम, क्योंकि ये डिपेंड करता है इनिशियल फाइनल पोजीशन पे। आप यहां से यहां तक गए, ए से बी तक गए, 10 स्टेप्स चल के गए, ठीक है, और फिर आप बी से सी तक गए, 3 मोर स्टेप्स चल के गए, ठीक है, 3 स्टेप्स और हो गए। तो अब आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा पूरी जर्नी में कि शुरू कहां से किया था, ए से, खत्म कहां पे किया, सी पे। तो ए से सी तक की जो लाइन ज्वाइनिंग होगी, जो डिस्टेंस होगी, लेंथ होगी, वही क्या कहलाएगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट। तो इवन दो आप चले हो 10 स्टेप और 3 स्टेप, लेकिन जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो यहां से यहां तक का जो स्टेप है वो ये यहां से यहां तक का 10 है, यहां से यहां तक का 3 है। तो इस 10 पार्ट में से 3 पार्ट हटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, रिमूव कर दो, तो बचेगा 7 पार्ट। तो 7 स्टेप्स आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा, ए से बी तक जब आप गए तब डिस्प्लेसमेंट कितना था, अभी हम बी से सी नहीं गए, ए से बी तक जब आप गए तब डिस्प्लेसमेंट कितना था, 10 था, करेक्ट। 10 हाँ, लेकिन जब बी से सी चले गए, पीछे साइड 3 स्टेप चले गए, तब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 7। तो आपने देखा कि टाइम के साथ साथ ये डिक्रीज हो सकता है। ए से बी तक गया 10 था, और बी से जब सी गया तो वो डिक्रीज हो गया टाइम के साथ साथ, और डिक्रीज होकर 7 पहुंच गया। तो ये आप समझ सकते हो कि ये डिक्रीज हो सकता है टाइम के साथ साथ। उसके बाद ये, हाँ सर, डिस्टेंस 0 हो सकता है ना अगर बॉडी रेस्ट में हो तो। हाँ एग्जैक्टली, डिस्टेंस 0 हो सकता है बॉडी में, लेकिन जो डिस्टेंस कवर कर ली गई है वो नहीं। अब ऐसा हो गया कि भैया आप लोगों ने टाइमर स्टार्ट कर दिया, मैं चल ही नहीं रहा हूँ, टाइमर खत्म हो गया। 2 मिनट का टाइमर दिया था कि सर को चलना है, सर चले ही नहीं 2 मिनट तक, तब इस केस में डिस्टेंस क्या होगी, 0। लेकिन अब मैं चल चुका हूँ, 5 मीटर चल चुका हूँ, 10 मीटर चल चुका हूँ, और फिर उसके बाद मैं नहीं चल रहा हूँ, तो अब आप नहीं कह सकते कि सर की डिस्टेंस 0 है। हाँ, उस स्पेसिफिक टाइम में जब मैं नहीं चला तब आप बात कर सकते हो कि उस टाइम में सर की डिस्टेंस, कवर डिस्टेंस, उस टाइम में कवर डिस्टेंस 0 थी, लेकिन टोटल टाइम में कवर डिस्टेंस 0 नहीं थी, क्योंकि वो 10 मीटर चल चुके थे, उसके बाद वो नहीं चल रहे हैं, फिर टाइमर खत्म हो गया। तो अब ओवरऑल डिस्टेंस आप 0 नहीं बोल सकते, ओवरऑल डिस्टेंस कहोगे कि 10 मीटर ही चला उन्होंने। और जो लास्ट का जो 1 मिनट था, लास्ट के 1 मिनट वो चले ही नहीं, तो उस लास्ट के 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर किया उन्होंने, 0 किया, ऐसे बोल सकते हो। बात समझ में आई क्या? ओके। Yes sir. हाँ, तो अगर आप चलोगे ही नहीं तब डिस्टेंस 0 हो सकती है, या आप चल करके रुक गए और जितनी देर रुके उसमें आपका बात ये कह सकते हो कि इतने टाइम में हमारा डिस्टेंस कवर 0 है। सर पीछे कोई, कहां से पीछे कोई है? डिस्टेंस स्केलर, हाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेरी गुड। कहां तुमको कोई दिख रहा है? Sir, what is magnitude, sir? Magnitude is the number associated with any physical quantity. For example, I'm telling you, apply 10 Newton force in downward direction. So this value 10 is known as magnitude. ठीक है, this word Newton is known as unit, and this direction downward, this orientation या configuration downward is known as direction. तो किसी भी चीज को अगर मैं लिखता हूं तो एक नंबर आता है, और उसमें एक यूनिट आती है, और उसमें डायरेक्शन आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। बात समझ आई क्या? मतलब सर इसे एक तरह से क्वांटिटी कह सकते हैं। हाँ, क्वांटिटी बोल लो, नंबर बोल लो, वैल्यू बोल लो, मैग्नीट्यूड बोल लो, बस। ओके सर। हाँ, उसमें वो नहीं लगा सकते, नेगेटिव नहीं लगा सकते, ठीक है। यस सर। ओके सर।
चलो, अब उसके बाद डजंट डिक्रीज विद टाइम। यहां तक बातें सभी को समझ में आए? देखो अब थोड़ा सा क्लास हैवी होगी, डेंस होगी, ठीक है, तो आपको अब अपनी आदत को, अपने पेस को बढ़ाना होगा। जो समझना हो फटाफट पूछना होगा बिना हेजिटेट किए, और वहीं क्लियर करने होंगे डाउट्स, शर्माना नहीं हो, क्योंकि अब तो क्लास आपकी थोड़ा सा हैवी पेस में चलेगी, ठीक, हैवी पेस में चलेगी। अच्छा, अब ये होता है कि डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट से। हमेशा डिस्टेंस या तो ज्यादा होगा या तो बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट से, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमेशा या तो कम होगा या तो बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होगा या तो बराबर होगा डिस्टेंस से। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? इस एग्जांपल में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है इसलिए। हाँ, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा रहता है, एग्जैक्टली। अब जैसे इस एग्जांपल में देखो, ए से लेके पूरी सी तक की जर्नी में डिस्टेंस टोटल कितना हुआ, कितने स्टेप्स हुए? 13 स्टेप्स। और डिस्प्लेसमेंट कितना स्टेप हुआ? 7 स्टेप्स। तो आपने देखा डिस्टेंस ज्यादा है और 13 स्टेप्स है, डिस्प्लेसमेंट कम है 7 स्टेप्स है। आपको कोई भी ऐसा एग्जांपल नहीं मिलेगा जिसमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाए और डिस्टेंस कम हो जाए। हाँ, आपको ऐसा एग्जांपल मिल जाएगा, फॉर एग्जांपल ऐसे ए से बी तक में गया और ये चला मैं 9 स्टेप्स। इस केस में बताओ कितने डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्टेंस हुआ? 9 स्टेप्स। दोनों ही 9 स्टेप्स। हाँ, तो डिस्टेंस आपका हो गया 9 स्टेप्स और डिस्प्लेसमेंट जो कि डायरेक्शन वाला होता है वो भी कितना हो गया? 9 स्टेप्स। 9 स्टेप्स। यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो 13 स्टेप्स हो गए, और यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट जो कि डायरेक्शन वाली क्वांटिटी होती है वो कितनी हो गई आपके? 7 स्टेप्स। आई बात समझ में? क्या? यस सर। यस यस सर। यस अच्छा, हाँ, ये वाली सेम बात यहीं से एग्जैक्टली हमने आपको बता दिया था। अब यहाँ पे आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स की हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, कुछ ऐसे ग्राफ्स हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि इस ग्राफ में आप देख रहे हो कि टाइम के साथ साथ हमने डिस्टेंस बनाया है। यहाँ पे डिस्टेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है? नो सर। ये ग्राफ पॉसिबल है। डिस्टेंस इज नेगेटिव, दस इम्पॉसिबल। तो ये ग्राफ बन ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल ग्राफ है, ये गलत, या तो बोलो इनकरेक्ट ग्राफ है या तो बोलो कि इम्पॉसिबल है, ऐसा रियल में लाइफ में कभी हो नहीं सकता। अब यहाँ पे देखो, ये है आपका वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट, ये एक्सिस पर टाइम है। एक्स एक्सिस पर ये टाइम है, टाइम इसको मान लेते हैं t इक्वल टू 3 सेकंड। 3 सेकंड पर मैंने ऐसे एक वर्टिकल लाइन बनाई कि 3 सेकंड पर देखो मेरा ग्राफ कहाँ कहाँ मैच कर रहा है। तो ग्राफ मेरा 2 जगह पे मैच कर रहा है, 2 जगह पे मैच कर रहा है, यानी कि ये वाली डिस्प्लेसमेंट भी बता रहा है ग्राफ और ये वाली डिस्प्लेसमेंट। एक ही टाइम तीसरे सेकंड पर मुझे 2 पोजीशन बता रहा है एक ही ऑब्जेक्ट का, यानी एक इंस्टेंट चल रहा था और मैंने देखा कि वो चल रहा है 3 सेकंड पर देख रहा हूँ एग्जैक्ट वही सेम इंसेक्ट, या कोई एनिमल ले लो, एक पैरेट ले लो, एक पैरेट उड़ रहा था एग्जैक्ट 3 सेकंड पे वही पैरेट, वो मुझे इधर आगे 3 मीटर की डिस्टेंस पे भी दिख रहा है, उधर पीछे 4 मीटर, यहाँ पे भी दिख रहा है, इस पोजीशन ए पे भी दिख रहा है और इस पोजीशन बी पे दिख रहा है। दोनों कौन सी पोजीशन पर है, किस टाइम पर है? 3 सेकंड पर दोनों दिख रही है। 3rd सेकंड पर मुझे ए पर भी दिख रहा है और बी पर। ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक ही टाइम पर वो पैरेट मुझे कोई घोस्ट हो तो अलग बात है कि वो मेरे साथ हेलुसिनेशन हो रहा है, लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं देख पाऊं कि एक्चुअल में वो पैरेट इधर भी उड़ रहा है उधर भी उड़ रहा है। हाँ सर, instead of displacement, distance means is it possible, sir? Instead of displacement, what? Distance is there means possible, sir. No, it's also not possible. Distance के केस में भी possible नहीं है। Sir, distance can be in path, no, sir. Displacement is the shortest distance, sir, but distance is the path, no, sir. It can also be a cyclic, no, sir. Like, I'm not understanding what you're saying. Sir, displacement is the straight line. Mostly it is the straight line in the graph, sir. But distance can also be curved, no, sir. Like second graph. It can also be possible, no, sir. Acha, how so it's possible? What are you saying? Because distance can decrease with time, no, sir. Distance can decrease with time. Oh, distance. Okay, sir. Okay. तो दिस टाइम, एट दिस टाइम आई एम सेइंग कि 2 पोजीशन दिखा रहा है, उसी पैरेट की 2 पोजीशन दिखा रहा है, इधर आगे भी 3 मीटर पे भी, इधर 4 मीटर पे भी दिखा रहा है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। मुझे एक ही टाइम पर 2 पैरेट दिख रहे हैं, सामने भी या इधर दिख रहे हैं, या इधर ही दोनों दिख रहे हैं, थोड़ा एक आगे थोड़ा कहीं भी 2 भी मान लो समझने के लिए, तो जो कि पॉसिबल नहीं। तो एट
क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि एट सेम टाइम particle cannot have two positions या टू डिस्प्लेस, टू पोजीशंस इज द बेटर वर्ड टू से। एक टाइम पे दो पोजीशंस नहीं हो सकती। अब इस ग्राफ में एक और लूप होल है। एक ग्राफ में लूप होल क्या है, आप देख रहे हो इस ग्राफ में कि ऐसे ये ग्राफ का मोशन दिखा रहा है, ऐसे एरो की तरफ जा रहा है और यहां से ग्राफ पीछे आ रहा है। यानी कि अभी हुआ 2 सेकंड, टाइम बढ़ते जा रहा है 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड और वापस से 9 सेकंड। ऐसा पॉसिबल है क्या कि जो टाइम गुजर गया है 9:55 मिनट गुजर गया है, थोड़ी देर के बाद कि वही टाइम वापस आ जाए 9:54 9 या करते करते पीछे होते होते एग्जैक्टली वही हमने क्लास स्टार्ट कर दी 8:45 पे, जहां से हमने क्लास शुरू कर दी। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि ये टाइम पीछे घटता जा रहा नहीं हो सकता। तो ये ग्राफ उस लिहाज से भी इम्पॉसिबल है जिसमें उसने दिखाया कि टाइम पीछे की तरफ जा रहा है, टाइम डिक्रीज होते जा रहा है, होते होते एग्जैक्ट वहीं पहुंच गया जहां से हमने पूरी क्लास 8:45 पे शुरू की थी। इज इट पॉसिबल? No sir. टाइम कांट डिक्रीज, टाइम घट नहीं सकता, टाइम एक ही जगह बढ़ता रहता। ठीक है, अब यहां देखो स्पीड, अभी पीछे हमने बोला कि क्या स्पीड, अच्छा जिस तरीके से डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, जिस तरीके से डिस्टेंस होता है एग्जैक्टली उसी तरीके से स्पीड होती है। जिस तरीके से डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता उसी तरीके से स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकती, जो आगे हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे बताओ स्पीड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Negative. तो यहाँ पे बोलेंगे भैया स्पीड इज नेगेटिव, तो ये पॉसिबल नहीं है। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है। तो जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट है उसी तरीके से वेलोसिटी है। यहाँ बोलेंगे स्पीड इज नेगेटिव, इट दस नॉट पॉसिबल, दस इम्पॉसिबल बोल लो, ये इम्पॉसिबल ग्राफ हो गया। बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? Yes sir. चलो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। अब किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकता है। दैट्स इट फॉर टुडे एंड योर क्लास इज ओवर नाउ।